नमस्कार, मैं संकेत अपटे। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ओवरऑल थोड़ा डिस्कस करेंगे। एचडीएफसी का रिजल्ट लग चुका है, वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीच में एक पेनी स्टॉक बताने वाला हूँ, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए सो दैट यू विल गेट टू नो कि किस प्रकार से बैंकिंग का परफॉर्मेंस चल रहा है, किस प्रकार से आपको बैंक को एनालाइज करना चाहिए और जो ग्रोथ जेन्युइनली एचडीएफसी बैंक में दिख रही है या जो आंकड़े हैं वो सही में वही नंबर्स है क्या, इसके बारे में भी कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल सेल्स ग्रोथ के ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं। 30% की 3 साल की सेल्स ग्रोथ है, जहां पे 5 साल की सेल्स ग्रोथ 22% नजर आ रही है और ओवरऑल 10% की सेल्स ग्रोथ ओवरऑल 21% के आसपास नजर आ रही है। बट यहाँ पे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या सच में पुराने 3 सालों में 30.2% की सेल्स ग्रोथ हुई है? बिल्कुल भी नहीं। नंबर चेंज हो चुके हैं एचडीएफसी बैंक के। आप बोलोगे नंबर चेंज होना इसका मतलब क्या है? सो दैट जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के जो नंबर्स है वो पुराने 1 साल से मर्ज होना शुरू हो चुके हैं। लाइक मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। जून 2023 में 50,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी सीधा 2023 में 75,000 करोड़ का बिजनेस करती है। इसका मतलब सिंपल है कि ये जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है आफ्टर मर्जिंग वाला रेवेन्यू है, दैट्स वाई ये फिगर बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखते हैं सेल्स ग्रोथ 75 से 78 तक जाना। सिंपली अगर आप इसको देखो 5% की सेल्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली नजर आ रही है। बट जब हम डिस्कस करेंगे ये नंबर्स का मतलब यहाँ पे रेवेन्यू आपको 83,000 करोड़ का दिख रहा है, जहां पे नेट प्रॉफिट 18,600 करोड़ के आसपास हमें क्लियरली दिख रहा है। बट ये जो नंबर का डिफरेंस है मतलब यहाँ पे 75,000 और यहाँ से 83,000 विच इज नियर अबाउट 10% का डिफरेंस, मतलब अप साइड ग्रोथ हमें 10% की नजर आ रही है, सिर्फ 10% की ग्रोथ। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे 10% नजर आ रही है, यहाँ पे सिर्फ 5% के आसपास वगैरह नजर आ रही है, 3% 4% की ग्रोथ नजर आ रही है। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी एचडीएफसी बैंक है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो चुकी है। उसके सारे नंबर्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। सारी चीजें आपको सामने पता लग जाएगी। जहाँ पे एचडीएफसी बैंक का मेजर वेटेज बैंक निफ्टी में भी है। अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी एग्रेसिवली ऊपर जा सकता है। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के चार्ट के अप्रोक्सीमेटली ब्रेकआउट के आसपास अभी वो जाने की कोशिश कर रहा है। 1740 के आसपास ट्रेड करने वाला ये स्टॉक 1750 के ऊपर जब भी जाएगा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये 3 साल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप बात करते हो 5 सालों की तो आपको नजर आएगा कि भाई साहब इसने इन 5 सालों में कोई बड़ा चमत्कार तो बिल्कुल भी नहीं किया है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि अगर हम बात करते हैं कोविड की रेंज से, सो यहाँ पे कोविड का ब्रेकआउट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1400 की रेंज में। अब 1400 टू 1700 कौन सा बड़ा तीर मारा है? अगर आप देखोगे तो 300 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब 3 साल में इतना कम ग्रोथ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट जो भी 300 पॉइंट की यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 10% के रिटर्न यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहे हैं। सो अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कोई पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कोई छोटे स्टॉक में, स्मॉल कैप में जिसकी ग्रोथ बहुत हेवी होने वाली ऐसे स्टॉक में, तो उसकी ग्रोथ और एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं की जा सकती। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि एचडीएफसी बैंक इज अ एफडी लाइक स्टॉक। इसको कंपेयर कर सकते हो एफडी के साथ। अगर आप इसे कंपेयर करोगे हाई रिटर्न प्रोडक्ट के साथ तो बिल्कुल भी ये स्टॉक कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इसकी अंडरलाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10% की बहुत ज्यादा नजर आती है। ये स्टॉक अगर आपको लग रहा होगा ना कि 30 40 50% की ग्रोथ दिखाएगा, तो ये 100% मुमकिन नहीं है। अब ये मुमकिन क्यों नहीं है इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना बैंकिंग का बिजनेस है। ऑलरेडी बैंकिंग का बिजनेस आरबीआई के लाइसेंस के तौर पे चलता रहता है। लाइक फेड यूएस में कंट्रोल करता है, इंडिया में आरबीआई कंट्रोल करता है। अगर कोई भी बाहर के बैंक इंडिया में आके रूल करना शुरू कर दे तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दैट यहाँ पे आके इंडिया में आने के बाद आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। आरबीआई के बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन छोड़ दो यार, लाइसेंस नहीं मिलता है। सो दैट बहुत सारी कंपनियों ने अप्लाई करके रखा है, बहुत सारा माल इन्वेस्ट कर रखा है कि हमें शुरू करना है, एनबीएफसी का लाइसेंस चाहिए, फुल बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए, तो नहीं मिलता है। सो दैट यहाँ पे एचडीएफसी को लिमिटेशंस है, ओवरसीज एक्सपेंशन नहीं कर सकते। इंडिया में और ज्यादा एक्सपांड करें तो कहाँ करें, करेंगे तो छोटे सिटीज में जाएंगे। छोटे सिटीज की तो बात छोड़ो, छोटे छोटे विलेजेस आ जाएंगे। अगर ये विलेजेस में एक्सपांड करते हैं तो इनका ईपीएस मार खाएगा।
क्योंकि अर्निंग पर शेयर डाउन होता है बिकॉज ऑफ एक ब्रांच आपने खोली, वहां पे टारगेटेड ऑडियंस अगर कम है, कस्टमर बेस ही ओवरऑल कम है, तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा कम होने वाला है। सो यहाँ पे मैक्सिमम कंपनियां फोकस करती है बड़े बड़े सिटीज में पेनिट्रेट करना है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को अट्रैक्ट करना है, उनसे बिजनेस लेना है, सो दैट एक ब्रांच बड़े लेवल पे सेल्स कर पाए। जितना ज्यादा सेल्स करेगी एक ब्रांच, ओवरऑल ईपीएस इनका उतना बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। एक दो सालों से यह स्टॉक जो हमें परेशान कर रहा है, आप बोल सकते हो, मैं तो ओवरऑल बोलूंगा 3-4 सालों से कोई बहुत बड़ा इसने ग्रोथ नहीं दिखाया है। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजन है कि बीच में सेबी ने एफआईएस के रिलेटेड रूल लाया, वहां पे सेल ऑफ आया, फिर कोविड आया था, फिर इन्होंने दोनों एंटिटीज को मर्ज किया था। उसके बावजूद जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं उतने अच्छे नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो भी आंकड़े हैं वो ठीक ठाक है। अगर बड़े हाथी से कंपेयर करोगे चीते को, तो उतना फास्ट वो दौड़ नहीं पाएगा, सिंपल है। सो दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। लाइक यहाँ पे भी आपको सेम नजर आएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का देखोगे तो 10% से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.46 इसमें ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि अभी 3.40 था, उसके अगेंस्ट से था 3.46 नजर आ रहा है। बट इसको आईसीआईसीआई बैंक के साथ अगर कंपेयर करते हो ना, तो उसका 4.5 एवरेज है। सो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन और थोड़ा इंप्रूव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और होता हुआ नजर आ भी सकता है। क्रेडिट का साथ देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.45 है, जो पहले 0.49 था। कॉस्ट ऑफ इनकम 41%, जो पहले 40.6 था। प्रोविजनिंग कंपनी ने किया है 2700 करोड़ का, जो कि पहले 2900 करोड़ का था। सो प्रोविजनिंग थोड़ा कम हो चुका है। कंपनी के जीएनपीए 1.36 है, जो पहले 1.33 नजर आ रहे थे। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। और एनएनपीए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.41, जो पहले 0.39 थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बढ़ना बहुत बड़ी न्यूज होती है, बहुत बड़ी निगेटिविटी होती है एक बैंक के लिए। सो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पैसा मैंने दिया वो वापस नहीं आ रहा है, उसका जो रेशो होता है वो होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पैसा दे दिया, वापस नहीं आ रहा है, इसकी परसेंटेज बढ़ना मतलब वापस न आने वाले पैसे की ग्रोथ होना, नंबर बढ़ना। अगर बहुत ज्यादा पैसा वापस नहीं आ रहा है तो बैंक नुकसान में जाएगी। लाइक ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये स्लाइटली एक नेगेटिव थिंग होता है। फिर भी ये सारी चीजें कंट्रोल में, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। डिपॉजिट 25 लाख करोड़ है, जो पहले भी 25 लाख करोड़ थे। इसका मतलब डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी। कुछ बैंक्स हैं, उनका अगर आप देखोगे तो उसमें ग्रोथ नजर आएगी। जो एक छोटे स्टॉक की बात कर रहा था, वापस मैं आ जाऊंगा एचडीएफसी बैंक के ऊपर, बट पहले वो स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। रीचमी के जो भी कोर्सेस है उसमें बहुत तगड़े डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो वहां पे टाइप करना दिवाली। अगर आप दिवाली टाइप करते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। रिचमी एजुकेशन गूगल पे सर्च करना, अदरवाइज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे क्लिक करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे ऑफर हमने दे रखी है, अप टू 30%, 35% तक भी आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएंगे, जिसका नाम है पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज। रिजल्ट आया है इसलिए मैं बता रहा हूं कि छोटा स्टॉक और बड़े स्टॉक में क्या अंतर होता है। अगर आप बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि 42% 3 साल की सेल्स ग्रोथ है। बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहा है ये, सेल्स इनका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर भी इसका पी जो है ना वो 15 पे नजर आ रहा है। जहां पे आप कंपेयर करो एचडीएफसी बैंक के साथ, देन यू विल गेट टू नो कि एचडीएफसी बैंक का पी रेशो अभी चल रहा है 19। बट आप बोलोगे यार ये बड़ी बैंक है और इनका तो पी थोड़ा एक्स्ट्रा होना, क्योंकि मैं खुद हर बार बोलता हूं कि प्रीमियम चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके परचेस करनी होती है। बट यहाँ पे देखो इनका इंडस्ट्री पी है 11। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे इसका इंडस्ट्री और उसका इंडस्ट्री कैसे अलग हुआ? अगर आप यहाँ पे देखो तो पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट इन 1985। कंपनी बहुत पुरानी है, बट ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है कि पर्सनल लोन होता है, डेट सिंडिकेशन वगैरह होता है। इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस प्रकार का बिजनेस एचडीएफसी बैंक का है उससे बहुत अलग बिजनेस है पीएमसी फिनकॉर्प का है। बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट देख लेना, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। 7 करोड़ का कंपनी का नेट सेल्स है। अब ये 7 करोड़ के सेल में कंपनी ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ कमाती है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 91%, यहां पे 8 करोड़ का सेल, जहां पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ का प्रॉफिट विच इज 93%। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कंपनी प्रॉफिट मार्जिन रख रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, कंपनी ने 15 करोड़ स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, इसीलिए कंपनी के रिटर्न भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूं और आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, दोनों में सिर्फ मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है। यहां पे ये जो स्टॉक है पीएमसी फिनकॉर्प, ये सस्ता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। बट अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का पीए है 19, जहां पे इंडस्ट्री पीए है 11। इसका मतलब क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा प्रीमियम पे मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से इसका प्रीमियम देना बिल्कुल नहीं बनता है, फिर भी ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है इसमें ग्रोथ दिख सकती है। यहाँ पे क्लियरली अलग अलग कंपनियां बोल रही है, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो, 28% इसमें और अपसाइड दिख सकती है। ऑलरेडी अगर स्टॉक बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में है तो यहां से ब्रेकआउट देके ऊपर जाना पॉसिबल है, और वो जो रैली है ना वो बहुत ज्यादा क्विक आ जाती है, ताकि पुराने जो खराब रिजल्ट है वो एवरेज हो सके। सिंपल है, कोई भी स्टॉक अगर 3-4 साल से एक ही रेंज में है और एवरी ईयर वी एक्सपेक्ट कि एक 10-15% भी रिटर्न दे दे, और 4 साल में 3 साल में कुछ रिजल्ट ही नहीं है, बहुत ज्यादा रिटर्न है ही नहीं, तो इन दिस केस जो पेंडिंग रिजल्ट है वो भी आ जाता है। अब यहाँ पे जो एक इंडेक्स है जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भी इनका वेटेज बढ़ चुका है, दैट्स वाई इसमें और ज्यादा फंड इन्फ्यूज हो रहा है। एफआईज का पैसा भी यहाँ पे आता हुआ इसीलिए हमें नजर आ रहा है, और ब्रेकआउट पे है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस स्टॉक में लटका पड़ा है, दैट्स वाई वो तो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। इन नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, वो फिर इसमें पोर हो रही है, दैट्स वाई स्टॉक में अपसाइड प्रेशर नजर आ रहा है। ये सिंपल लॉजिक है। बहुत ज्यादा इसमें डाउनसाइड मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट जब भी कंपेयर करते हो छोटे स्टॉक के साथ और बड़े स्टॉक को, सो क्लैरिटी दिमाग में एक ही रखें कि बहुत तगड़े रिटर्न मतलब सीएजीआर में 40%, 30% ऐसे बड़े हाथी के साथ प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि ये डाइवर्सिफाई करके दूसरे किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो नहीं उतर सकते, ये कोई सेल्स में तो नहीं उतर सकते, ये तो इनका बैंकिंग का बिजनेस है, सेम इसी में काम करेंगे, और ये जो स्टॉक है वही गति से बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिस गति से ये खुद को एक्सपांड कर रहे हैं। अगर आपको 5, 10, 20 रुपए वाले छोटे स्टॉक जिनमें सेल्स ग्रोथ अच्छी है, वैसे स्टॉक अगर आपको जानने हो तो प्लीज कमेंट करना पेनी स्टॉक। अगर आपके 2000 कमेंट आ जाते हैं तो बहुत सारे स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं और उनके फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर सकता हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसीलिए आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।